I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. दोस्तों, किसी रीजन से फिलीपींस को इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। लेकिन इस मुद्दे को डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करूंगा कि अखंड भारत का आइडिया आपने जरूर सुना होगा, टीवी के न्यूज चैनल्स पर, मे बी कोई व्हाट्सएप का मैसेज आया हो या फिर अदरवाइज, राइट। तो अखंड भारत का दो पर्सपेक्टिव है इसको देखने के, कि एक तो आपको आइडिया ऐसे दिखेगा कि हम टेरिटोरियली अपनी ज्योग्राफी की बाउंड्रीज को थोड़ा और ज्यादा एक्सटेंड करें और दूसरे कंट्रीज को डायरेक्टली कंट्रोल करें, बट एक्चुअली ये एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली आज की डेट में दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो फिर अखंड भारत अगर हमने बनाना है तो कैसे बन सकता है? इसको देखने का दूसरा नजरिया है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस काफी बड़े एरिया में रखे, राइट। कि जो कंट्रीज इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, या कह लीजिए कि इंडिया कहीं ना कहीं उन कंट्रीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत को पूरा कर रहा है, तो ऐसे कंट्रीज चांसेस बहुत कम है कि वो इंडिया के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई करेंगे या इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे, राइट। और इसी के चलते इंडिया की सॉफ्ट पावर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है। और ये पिछले कई सालों में, पिछले 10 सालों में हम ये देख सकते हैं कि इंडिया की एक्टिव फॉरेन पॉलिसी, राइट, इसने इंडिया की सॉफ्ट पावर को एनहांस किया है। डिप्लोमेटिकली इंडिया की इंपॉर्टेंस अब पूरी दुनिया समझना शुरू हो गई है। इंडिया के कल्चरल एस्पेक्ट्स पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, जैसे कि योगा डे को भी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और योगा एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की तरह इवन यूरोपियन कंट्रीज में इंडियन से ज्यादा लोग वहां पर फॉलो कर रहे हैं, राइट। अगर हम कुजीन्स की भी बात करें तो ऑल्दो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से डायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ पंगा ले रहे हैं, बट एक्चुअली जब खाने की बात आती है तो एक्चुअली इंडियन कुजीन्स का उनको स्वाद काफी अच्छा लगता है। तो सीधी सी बात यह है कि अखंड भारत का आइडिया ये बेसिकली टेरिटरी के बियॉन्ड जाता है, राइट। टेरिटरी एक्वायर करना नहीं है आइडिया, या ये जो प्रैक्टिकल आइडिया है ये है कि किस तरह से इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है। और ये इन्फ्लुएंस कल्चर के रूप में, ठीक है, टेक्नोलॉजी के रूप में, या फिर आप किसी भी तरीके से किसी कंट्री की एक जरूरत पूरा करें तो आप उसकी गुड बुक्स में हैं, वो कंट्री आप पर कहीं ना कहीं निर्भर है और इसलिए आप उस पर एक अच्छा एक फ्रेंड की तरह अच्छे से रह सकते हैं, राइट। और अगर वो कंट्री का कोई ऐसे हॉस्टाइल नेबर है जो आपका भी हॉस्टाइल नेबर है, तो उस केस में और ज्यादा पार्टनरशिप का स्कोप बढ़ जाता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमें इन्फ्लुएंस बनाना है, ठीक है, तो अखंड भारत को पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, ठीक है। हम सिर्फ इतने से टेरिटरी में क्यों सीमित होकर रहें, पूरी दुनिया में, इवन यूएसए में भी अपना इन्फ्लुएंस बनाओ वहां पर, कि वो भी किसी ना किसी चीज को लेकर जब इंडिया पे डिपेंडेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया की इंपॉर्टेंस बन जाएगी, राइट। अब इसी की अगर बात करें तो यहां पर फिलीपींस आपको पता है कि साउथ चाइना सी के रीजन में आता है और साउथ चाइना सी की टेरिटरीज को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है और कॉन्सिक्वेंटली फिलीपींस और चाइना में भी आपस में मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर तानामतुनी चलती रहती है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आए दिन रहता ही रहता है। अब ऐसे में फिलीपींस इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है ताकि वो चाइना के खिलाफ एक इफेक्टिव डेटरेंस बना सके। अब आप कहोगे कि ठीक है, इंडिया की अच्छी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, राइट, टाइम टू टाइम ये ट्राइड एंड टेस्टेड है इंडिया के, अदरवाइज भी पिछले कई दशकों से इंडिया ने डिफेंस में अच्छी खासी इक्विपमेंट्स रखी हैं, तभी हमें टाइम टू टाइम जो हमारे नेबरहुड में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें हमें काफी फायदा भी मिला है, डिफेंस अच्छी बन जाती है उससे और डेटरेंस भी बनती है, राइट। फिलीपींस को देखो डेफिनेटली इसमें फायदा है, लेकिन इंडिया को क्या फायदा है? इंडिया अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स किसी दूसरे कंट्री को क्यों दे? और अगर उसने वही डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर दी तो कैसे बात बनेगी, राइट। तो देखो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना ओवरथिंक करने की जरूरत है। देखो जब हम डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारी है तो टेक्नोलॉजी ही, और अगर किसी दूसरे कंट्री में इसकी डिमांड बढ़ती है तो सीधी सी बात है, ये कोई रेवड़ी तो है नहीं कि हम ऐसे ही दे देंगे, है ना। इसके बदले पेमेंट मिलती है, वो पेमेंट फॉरेन करेंसी या फॉरेक्स रिजर्व्स की फॉर्म में मिलती है। तो कॉन्सिक्वेंटली ऐसी इंडस्ट्री अगर हमारी बूम होती है और ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे बूम होते हैं तो इसलिए हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, पैसा आता है हमारे पास, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी सिचुएशन इंप्रूव होती है, फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन इंप्रूव होती है। यही पैसे को हम फर्दर डिफेंस की इंप्रूवमेंट में लगा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। तो जो डिफेंस की मॉडर्नाइजेशन, ये एक तरीके से इंडिया का चोक पॉइंट रहा है कि हमारे पास डिफेंस की इक्विपमेंट्स अच्छी हैं लेकिन बहुत सी चीजें आउटडेटेड थी, राइट। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने बहुत मॉडर्नाइजेशन की है हमारी आर्मी की, तो ऐसे रेवेन्यू से हम फर्दर इसको और ज्यादा ऑगमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, जियोपॉलिटिकल लीवरेज मिलती है। अगर साउथ चाइना सी या फिर आप कह लीजिए कि फिलीपींस की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो वो मलक्का स्ट्रेट के पास पहुंचता है। मलक्का स्ट्रेट एक इंटरनेशनल चोक पॉइंट है। इंटरनेशनल चोक पॉइंट का मतलब ये है कि वहां पर
ठीक है, मलक्का स्ट्रेट यहां पर मौजूद है, ठीक है, और फिलीपींस भी इसी रीजन में मौजूद है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल चोक पॉइंट का मतलब होता है कि जो ट्रेड मिडल ईस्ट से साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाएगा, ठीक है, या यूरोप से इंडियन ओशन के जरिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन में जाएगा, उसको मलक्का स्ट्रेट से गुजरना पड़ेगा। और यहां पर चाइना हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि अपनी प्रेजेंस बनाए रखे, ताकि अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट करना है और इंडिया को तंग करने के लिए एम्बार्गो लगाना पड़े तो वो लगा पाए, राइट। या फिर इन कंट्री से जो इंडिया में एक्सपोर्ट्स आते हैं तो यहां से गुजरते हुए आते हैं, तो उसको एक्चुअली हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इफेक्ट कर सकता है, और इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए, राइट। तो इस चीज में देखो काफी कंट्रीज फंस सकते हैं, क्योंकि चाइना ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ ही पंगे लेता है, और भी कंट्रीज के साथ उसके मैरीटाइम या लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, राइट। तो फिलीपींस का यहां पर होना और उसका एक फ्रेंडली कंट्री होना इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल लीवरेज देता है, राइट। तो अगर इंडिया डायरेक्टली इस रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं पहुंच सकता ड्यू टू सम लिमिटेशंस, तो फिलीपींस तो है हमारा फ्रेंडली नेशन है, तो जियोपॉलिटिक्स में कई तरह की लीवरेज हमें मिल सकती है, ठीक है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, देयर आर एम्पल एग्जांपल, ठीक है। फिलीपींस की जब मदद करेंगे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इंडिया इतनी देर से कोशिश करता जा रहा है कि हमें एक परमानेंट सीट चाहिए, तो वहां पर भी जितने ज्यादा कंट्रीज इंडिया के फेवर में होंगे, इंडिया का कॉज उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इंडिया की आवाज उतनी ज्यादा बुलंद हो जाती है, ठीक है। तो जियोपॉलिटिक्स में लीवरेज एक मिलती है। दूसरा, अगर मान लो कभी भगवान ऐसा ना करे कि जरूरत पड़े, लेकिन मान लो चाइना ने कुछ खुराफात मचा दी और उस केस में फिलीपींस और इंडिया की आर्मी या नेवीज को एक साथ कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना है, या मान लीजिए कोई और आपदा यहां पर आ गई, ठीक है, अगर सुनामी जैसी कोई समस्या आ गई, तो वहां पर नेवी और एयरफोर्स उनको एक साथ ऑपरेट करना है, इंडिया और फिलीपींस की, राइट। तो वहां पर अगर हमारे सिमिलर इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, डिफेंस हम भी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इंटर ऑपरेबिलिटी बेटर हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट करने में उसका काफी हेल्प होता है। और इसी के साथ जब चाइना को या किसी भी दूसरे कंट्री को जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ थोड़ा बहुत सोचता है, तो उसको जब पता होगा कि इंडिया के फ्रेंडली नेशंस इस रीजन में मौजूद हैं और उनके पास इंडिया जैसी ही डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, तो इससे डेटरेंस बढ़ती है, यानी कि पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा वो, राइट। तो इसी के चलते इंडियन ओशन रीजन में इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग अपनी नेगोशिएशंस करके रखी हैं, कोलैबोरेशंस करके रखी हैं और कोऑपरेशन करता रहता है, राइट। तो इसलिए एक्चुअली जो अखंड भारत की बात मैंने आपको बताई, वो कोलैबोरेशन से, कोऑपरेशन से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सभी कंट्रीज इंडिया के इंटरेस्ट में अपनी गवर्नेंस चलाते रहें, कि मतलब जियो और जीने दो, कि आप भी अपनी गवर्नेंस चलाओ, ठीक है। आपको एक कंट्री से अगर मान लो कोई समस्या है, ठीक है, हम समझते हैं वो कंट्री थोड़ा सा बुली हो जाता है, तो हम भी उससे थोड़ी उसकी कुछ हरकतों से हमें भी प्रॉब्लम है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो या सीपेक की बात हो, तो उस केस में हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो अलग अलग नेशंस के साथ, चाहे वो श्रीलंका में एक एक्सपोर्ट पेट्रोल बोट्स की प्रोविजन की बात हो, ठीक है, मॉरिशियस में नेवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी का प्रोविजन जो हमने दे रखी है उसकी बात हो, या और कई ऐसी चीजें हो, तो इंडिया ने इंडियन ओशन रीजन में अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस बना रखी है। अब इसी में आ जाते हैं फिलीपींस की तरफ। फिलीपींस का ऐसा है, फिलीपींस ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 में, ठीक है। ALH MK3 भी इसको कहते हैं, इसका नाम ध्रुव भी है, ध्रुव MK3 भी इसको कह दिया जाता है, या ध्रुव मैक 3, राइट। तो यहां पर फिलीपींस की गवर्नमेंट, राइट, फिलीपींस की जो सरकार है और इनके प्रेसिडेंट मैकोस, राइट, वो कह रहे हैं कि फिलीपींस कोस्ट गार्ड के लिए इंडिया से हम 7 हेलीकॉप्टर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, और इंडिया ने ऑफर भी किया है, राइट। सो इस हेलीकॉप्टर से फिलीपींस को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और अगर ऐसा हो जाता है कि मतलब इंटरेस्ट शो कर दिया फिलीपींस की गवर्नमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कंसल्टेशन कर रही है, एक इनका डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और दूसरा कोस्ट गार्ड, फिलीपींस कोस्ट गार्ड के साथ नेगोशिएशंस और पेपर वर्क की बात चल रही है कि कैसे इस डील को सील करना है हमें, राइट। तो माना जा रहा है कि ये डील हो सकती है, और इसके होने से फिलीपींस पहला वो देश बनेगा जिससे कि जो इंडिया से ध्रुव हेलीकॉप्टर्स लेगा। इससे पहले इन्होंने ब्रह्मोस में भी इंटरेस्ट दिखाया है, तो इंटरनेशनल कस्टमर अगर हम कहें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, तो वो भी पहला कस्टमर फिलीपींस ही था। माना जा रहा है कि 2024 के पहले क्वार्टर में ब्रह्मोस की डील भी सील हो जाएगी, और फिलीपींस के पास इंडिया रशिया के जॉइंट प्रोजेक्ट में बनी ब्रह्मोस मिसाइल इसके पास भी मौजूद होगी, ठीक है। काफी इसमें एडवांटेज मिलेगी। अगर ध्रुव की हम बात करें, तो ध्रुव के फिलीपींस के पास होने से इसको कुछ टैक्टिकल एडवांटेज मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ध्रुव ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसका प्राइमरी काम जो है, ठीक है, नॉट द ओनली वर्क बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी वर्क इज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, राइट। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इसका प्राइमरी काम है। तो ये
पहुंचने से, क्योंकि फिलीपींस आप जानते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के भी पास पहुंचता है, तो यहाँ पर सुनामी, वोल्केनो, अर्थक्वेक, इस तरह की समस्या आती रहती है। तो उस लिहाज से ह्यूमैनिटेरियन एड में काफी ज्यादा इसको मदद मिल सकती है। सेकेंडली, मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी में जितना इंपॉर्टेंट आपके पास ऑफेंसिव वेपन्स का या ऑफेंसिव वेसल्स का होना जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करने लायक इक्विपमेंट्स और वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स का होना भी जरूरी है। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। डिफेंसिव में सर्च एंड रेस्क्यू वाली चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से मैरीटाइम सिक्योरिटी भी एनहांस होगी। एंड नेबरहुड फिलीपींस का हॉस्टाइल है, इसमें कोई शक नहीं है, तो वहां पर डेटरेंस जरूरी है। डेटरेंस के लिए सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी, और मैरीटाइम सिक्योरिटी में अगेन डिफेंसिव होना भी उसी का एक पार्ट बनता है। अब इसके हॉस्टाइल नेबरहुड की बात करूं तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। आपने शायद इसके बारे में ना सुना हो, बट एक्चुअली देयर इज अ शिप, एक मरून्ड शिप है। मरून्ड शिप का मतलब होता है कि काइंड ऑफ खराब हो गई शिप, ठीक है। ये इसलिए कहा जाता है कि जब शिप बहुत देर से एक जगह पे पड़ी रहे तो उसको हल्का सा रस्ट लगना शुरू हो जाता है, जो कि रस्टिक कलर हल्का सा मैरूनिश कलर का होता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ मरून्ड शिप कह दिया जाता है। तो फिलीपींस की एक ऐसी ही मरून्ड या अबैंडन्ड या खराब हुई पड़ी शिप, ठीक है, जिसका नाम है BRP सियरा मैद्र, राइट। ये साउथ चाइना सी में मौजूद है और बहुत देर से 1999 से साउथ चाइना सी के सेकेंड थॉमस शोल, ठीक है, स्प्रैटली आइलैंड्स में मौजूद सेकेंड थॉमस शोल में ये खड़ी हुई है। इसको रिपेयर की जरूरत है। देखिए डिलेपिडेटेड यानी कि टूटी फूटी कंडीशन में है, इसको रिपेयर की जरूरत है। लेकिन चाइना ने जो ब्लॉकेड लगा रखा है इस रीजन में, क्योंकि ये उसको अपनी टेरिटरी कंसिडर करता है, इसलिए फिलीपींस इसको कुछ कर नहीं पा सकता, ठीक है, कुछ इसमें रिपेयर कर नहीं सकता, ठीक है। आप देख सकते हैं इमेज में ये रस्टिक, ठीक है, ये मैरूनिश कलर इसका आ जाता है, तो मरून शिप सियरा मैद्र, राइट, ये है। लेकिन फिलीपींस इस शिप को हटा नहीं रहा। चाइना कह रहा है हटानी है तो हटा लो, रिपेयर नहीं करने देंगे हम, ठीक है। लेकिन फिलीपींस भी ढीठ है। फिलीपींस कह रहे मैं नहीं हटाऊंगा। हटाना नहीं है, क्योंकि इस शिप के यहां प्रेजेंट होने से फिलीपींस कह रहे हैं कि भाई ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये देख मैंने अपना रुमाल रख लिया, ठीक है। हरियाणा रोडवेज की बस पे बहुत होता है कि खिड़की से ऐसे रुमाल फेंक दिया कि ये सीट मेरी, ठीक है। तो यहां पर देश लोग भी कुछ इसी तरह की हरकत कर रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट्स भी इस तरह की हरकत कर लेते हैं, बट ठीक है, चाइना अब कंट्री ही ऐसा, तो क्या करें, रुमाल तो रखना पड़ेगा। बोर्ड रख दिए इन्होंने, राइट। तो यहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन या कह लीजिए ध्रुव की इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लो फिलीपींस डिसाइड करे कि नहीं इसको रिपेयर करना ही करना है। अगर ये कोशिश करता है तो ये जो सेकंड थॉमस शोल वाला एरिया है वो कुछ इस प्रकार का है, आप अपने इस इमेज में देख सकते हैं। यहां पे एंटर करने के लिए, ठीक है, बहुत छोटा सा ही एरिया है जिससे एंटर किया जा सकता है मैरीटाइम रूट से और शिप को रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो चाइना इमीडिएटली हरकत में आ जाएगा और पूरा का पूरा ब्लॉक लगा सकता है, जिससे कि वॉर लाइक सिचुएशन, ठीक है, इन लिमिटेड थिएटर, ठीक है, नेवल थिएटर में यहाँ पे हो सकती है। और अगर फिलीपींस की आर्मी को या नेवी को यहाँ पर कोई खतरा पहुंचता है तो फिर ऑब्वियसली रेस्क्यू ऑपरेशन तो करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप ये इंटरेस्टिंग चीज लगी। ये देखो 1999 से 1999 से ये शिप यहीं पे पड़ी हुई है और इसको हटा नहीं रहे। इसी वजह से ये वर्ल्ड वॉर 2 एरा की ये शिप यहाँ पर जो मौजूद है, राइट, इसको सिंबल अगेंस्ट चाइनीज एक्सपेंशन भी माना जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फटाफट बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और भी एग्जाम से रिलेटेड, यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सर्च कीजिएगा CS लाइव ग्रुप एंड ज्वाइन दिस चैनल। इसी के साथ इंस्टाग्राम पे आई एम हेयर, QR कोड्स को स्कैन करने से यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन रिस्पेक्टिव मीडियम्स। और यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो स्टडी IQ के न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में ऑन दीज रिस्पेक्टिव डेट्स। इंग्लिश का 17 नवंबर, इंग्लिश का 15 और हिंदी का 10 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। CS लाइव कोड लगाने से इस पर सर्वश्रेष्ठ डिस्काउंट, यानी कि सबसे ज्यादा मिनिमम प्राइस पे अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए स्टडी IQ का या फिर स्टडी IQ की कोई भी बुक चाहिए मिनिमम प्राइस पे, तो एक प्रोमो कोड है, ये प्रोमो कोड का नाम है CS लाइव। ये लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। अब इस कोर्स में ऐसा है कि पूरा का पूरा सिलेबस अगर आप लाइव क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की, प्रीलिम्स एंड मेंस का क्रैश कोर्स भी इसमें आपको मिलेगा, राइट। एंड इसी के साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर इवैल्यूएशन एंड आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम भी मिलता है, जो कि मेंस के समय पर करवाया जाता है। और अगर प्री आपका क्लियर हो जाता है तो दिल्ली NCR में हमारे साथ रहकर आप अपनी मेंस की तैयारी करते हैं, और यहां पर रहने में आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने प्री क्लियर किया है और इस प्रोग्राम के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका
पूरा दिल्ली में रहने का खर्चा, ठीक है, यानी कि रेंट वगैरह नहीं पे करना, खाना पीना वो भी स्टडी IQ बेयर कर रहा है, तो उसमें मिनिमल खर्चा आपका होगा, वो स्टडी IQ बेयर कर रहा है बेसिकली, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें रह रहे हो, आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। एंड अगर 2024 का मान लो आप टारगेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये तो अक्टूबर तक सिलेबस जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो इसमें प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे, यानी कि जो लाइव क्लासेस में कंफर्टेबल है वो लाइव लगाता रहे, लेकिन अगर वो अपना जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनको प्री रिकॉर्डेड एक वीडियोस भी मिल जाएंगी, ताकि एक दिन में अगर 2 वीडियोस आप देखना चाहते हैं 1.5x पर देखकर प्री से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके यू कैन गिव, राइट। अगेन CS लाइव कोड से हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि देखो, हमने चाइना की बात कर ली कि कैसे चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फिलीपींस के लिए, तो ध्रुव हेलीकॉप्टर की अब क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, ध्रुव हेलीकॉप्टर में ना 2-3 चीजें हैं। पहली चीज है कि इसमें एक मॉडर्न सर्वेलेंस रडार है जो कि इसकी काफी मदद कर सकता है फिलीपींस के अलग अलग ऑपरेशंस में, ठीक है। इस रडार की वजह से, सर्वेलेंस रडार की वजह से ये शिप्स और बोट्स को 120 नॉटिकल माइल की दूरी से भांप सकता है। 120 नॉटिकल माइल की दूरी लगभग 222 किलोमीटर की बनती है, ठीक है। तो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसको यूज करती है, इंडियन नेवी भी यूज करती है। तो वहां पर 222 किलोमीटर तक के दायरे में, इंडियन कोस्ट गार्ड से 222 किलोमीटर तक के दायरे में अगर कोई शिप, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड शिप या कोई ऐसा छोटा सा वेसल अपना कुछ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मुंबई अटैक्स आई थिंक आपको याद है 26/11 के, समुद्र के रास्ते से आए थे वो, उसके बाद ऐसी इक्विपमेंट्स और ऐसी डिफेंस हमारे प्रोडक्ट्स की, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स की भी सिग्निफिकेंस बढ़ गई है और फिलीपींस को भी इसका फायदा ही होगा। इसी के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी मौजूद हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से क्या होता है कि यूजुअली जब समुद्र देखना है ना, समुद्र में छोटी शिप को डिटेक्ट करना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। आप एक हाइट पे फ्लाई करते हैं, ठीक है, हाइट पे फ्लाई करके आप बड़ा सा रेडियस कवर कर सकते हैं, तो उसमें छोटी शिप कई बार मिस हो जाती है। लेकिन जब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर यूज होते हैं तो इसमें कुछ थर्मल रेडिएशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इवन माइन्यूट शिप, छोटी सी वेसल, छोटी सी शिप को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो घुसपैठ हो जाता है कोस्टल मैरीटाइम रीजन्स के थ्रू, उसको रोका जा सकता है। इवन फिलीपींस भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो 30 नॉटिकल माइल्स के रेडियस के अंदर 30 नॉटिकल माइल्स लगभग 55 किलोमीटर का रेडियस बनेगा, ठीक है। इतने एरिया के अंदर अगर कोई घुसपैठ हो रही है तो वो पकड़ी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ रेकोनेसेंस मिशन हो सकता है। रेकोनेसेंस में समुद्र की टोपोग्राफी का जायजा लिया जाता है या समुद्र के एरिया का जायजा लिया जाता है, किसी दूसरे देश की शिप्स या मर्चेंट शिप्स कहां कहां पर मौजूद है उसको देख लिया जाता है। तो हमारे पास एक मैपिंग तैयार होती है कि कौन से कंट्री की कहां कहां पे प्रेजेंस है इस ओपन फ्री वाटर्स में, राइट। एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस तो देखो ये कर ही सकता है, क्योंकि देखो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन करना है तो हो सकता है कि बड़ी शिप में से नीचे लाइफ बोट से कूद कर, ठीक है, छोटे से लाइफ बोट में कुछ लोग सवार हैं, अब ये स्मॉल वेसल में ही आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर यहां पर भी काम आता है, ठीक है। भगवान ना करे कि कभी ऐसी प्रॉब्लम आए, लेकिन सुनामी अर्थक्वेक के समय पर ये चीज काफी काम आ सकती है ध्रुव हेलीकॉप्टर की, राइट। इसी के साथ इस हेलीकॉप्टर के अंदर हैवी मशीन गन भी डिप्लॉयड है। यू कैन सी दिस हैवी मशीन गन। तो ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो हमारा ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 या ध्रुव MK3, ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो सर्च रेस्क्यू के साथ साथ अगर इसको जरूरत पड़ती है डिफेंस करने की, अपनी रक्षा करने की, तो वहां पे ये बंदूक भी दाग सकता है, ठीक है। तो इसकी भी जरूरत पड़ सकती है कभी बुरे वक्त में, तो वो चीज भी इसमें इक्विप्ड है, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट अस सी कि कितने लोग इसका करेक्ट आंसर बता पाते हैं। कमेंट्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। करेक्ट स्टेटस या करेक्ट स्टेटमेंट आपको ALH Mark 3 के बारे में बतानी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये इंडिजिनसली DRDO ने मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर तो डेफिनेटली है, राइट। इट इज यूज्ड ओनली फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। करंटली दिस हेलीकॉप्टर इज यूज्ड ओनली बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सारी ऑप्शंस गलत हैं। पहली स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि ये DRDO मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, ये हॉल कर रहा है मैन्युफैक्चर। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग द ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, राइट। DRDO रिसर्च से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसके लिए यूनिट HAL है, राइट। इट इज ओनली यूज्ड फॉर रिसर्च या रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, ये भी कहना गलत होगा। जो मशीन गन है उससे ये कई और तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और एक रेकोनेसेंस मिशन भी मैंने बताया आपको, ठीक है। रेकोनेसेंस में ना अटैक हो रहा है ना ही रेस्क्यू रिलीफ हो रहा है, वो सिर्फ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, मैपिंग कर रहा है ओशन की, राइट। तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। करंटली दिस हेलीकॉप्टर इज यूज्ड ओनली बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखो फिलीपींस ने अभी लिया नहीं है, यूज तो देखो इंडिया ही कर रहा है इसको, लेकिन इंडिया में सिर्फ कोस्ट गार्ड नहीं,
इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि आर्मी के लिए एक वेरिएंट है, ठीक है, एक एयरफोर्स हमारी यूज करती है ध्रुव का ही वेरिएंट, एक नेवी के लिए बना हुआ है ध्रुव मार्क 3 का वेरिएंट, राइट, और एक कोस्ट गार्ड के लिए बना हुआ है, राइट। तो सिर्फ कोस्ट गार्ड के पास नहीं, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड, इन चारों एजेंसीज के पास है, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली हमारा आंसर जो है वो डी बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, राइट। तो जाने से पहले बस यही कहूंगा कि अगर यूपीएससी के किसी भी कोर्स में आपने एनरोल करना है स्टडी IQ के, तो यूज द कोड CS Live। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि देखो, अखंड भारत बनाने का हम सबका सपना जरूर है, लेकिन उस सपने को साकार करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका है कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहे। G20 का होना, चंद्रयान का सक्सेसफुली मून के ऊपर लैंड करना, और ऐसी कई चीजें जिसमें इंडिया लगातार पिछले कुछ सालों में आगे लीप लेता जा रहा है, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इंडिया का वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम रहेगा और हमारा झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।